औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे बहन और भाई पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से बहुत परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल के जो ज़िम्मेदार हैं, वो कौन लोग हैं? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में अगर आपको याद हो, तो 11 अगस्त 2018 को मैंने पूरी पाकिस्तान की जो आने वाली सूरत हाल थी, उसकी पिक्चर आपके सामने प्रेज़ेंट कर दी थी कि पाकिस्तान किन मसाइल से दो-चार होने जा रहा है और कौन-कौन से अनासिर हैं, जो पाकिस्तान को इस अंधी खाई में धकेलने के ज़िम्मेदार हैं। तो आप मेरी वो वीडियो जो है वो दोबारा देख लीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस वक़्त मैंने किन अनासिर का ज़िक्र किया था और वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, इसका ज़िक्र भी मैंने किया था। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूँगा कि पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, वो इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत से पहले क्या थे और अब क्या हैं। लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो इमरान खान साहब के जितने मुशीर हैं और वज़ीर हैं, वो मीडिया पे आके यही कहते हैं कि हमारे तो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। तो आज मैं बहुत से डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स का ज़िक्र करूँगा अपने इस सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। 2018 में जो पाकिस्तान का जीडीपी था वो 5.5% था, यानी कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 2019 में जीडीपी 1.9% रह गया, जबकि नियाज़ी साहब की हुकूमत आई और 2020 का जो फोरकास्ट था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो नेगेटिव 0.4% था और 2021 के लिए जो ये फोरकास्ट है जीडीपी का, वो 2% है। तो आप देखिए कि जीडीपी का जो इंडिकेटर है, वो इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत से पहले क्या था और अब क्या है। इस चार्ट में आप देखिए कि 2018 में जो पाकिस्तान था उसका जीडीपी 5.5% था और वो साउथ एशिया रीजन के एवरेज जीडीपी 6.1% के करीब था और साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान जीडीपी के लिहाज से 5th नंबर पे था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जब नियाज़ी साहब की हुकूमत आई, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में सबसे नीचे चला गया। जो साउथ एशिया का एवरेज जीडीपी था, वो उस वक़्त 4.3% था और पाकिस्तान का जो जीडीपी था, वो 1.9% था। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी नियाज़ी साहब के आने के बाद मुकम्मल तौर पर बैठ गई। 2020 का जो फोरकास्टेड जीडीपी है उसमें आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का जीडीपी नेगेटिव 0.4% है। इसी तरह 2021 का जो फोरकास्टेड जीडीपी है वो पाकिस्तान का 2% है और आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है इस चार्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब हम सेकंड इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करते हैं, इन्फ्लेशन। 2018 में इन्फ्लेशन जो है वो 4.7% थी। जब नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट आई तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होके 6.8% चली गई और 2020 की फोरकास्टेड इन्फ्लेशन रेट 10.7%, जो कि एक साइकोलॉजिकल लिमिट को छूता है। दैट्स व्हाई इट्स प्रेजेंटेड इन रेड कलर इन द ग्राफ। और उसके बाद आप 2021 की फोरकास्टेड इन्फ्लेशन रेट आप देखें तो वो 7.5% है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्फ्लेशन रेट में आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये मजीद चार्ट्स हैं। 2018 का जो ये इन्फ्लेशन ग्राफ है, इसमें आप देखिए कि साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था इन्फ्लेशन रेट में, जबकि नज़ीर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद इन्फ्लेशन रेट 6.8% हो गया 2019 में और पाकिस्तान जो है वो इस ग्राफ में टॉप पे पहुंच गया। इसी तरह जो फोरकास्टेड 2020 का ग्राफ है, उसमें जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें पाकिस्तान टॉप पे है एंड सिमिलरली फॉर 2021 पाकिस्तान इज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। 2019 में पाकिस्तान का जो रैंक था एचडीआई का,
वो 152nd था आउट ऑफ 189 कंट्रीज, जो कि 2017 और 18 के निस्बत लोअर हुआ। पाकिस्तान का रैंक लोअर डाउन हुआ न्याजी साहब की गवर्नमेंट में। केरोसिन ऑयल की बात करते हैं। 2017 में जो केरोसिन ऑयल की प्राइस है वो 44 रुपीस पर लीटर था, जबकि अक्टूबर 2020 में केरोसिन ऑयल की जो प्राइस है वो 65.29 रुपीस है। अब हम पेट्रोल की बात करते हैं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी मार्च 2017 में, जो पेट्रोल रेट था वो 73 रुपीस था, और फरवरी 2017 में 71.29 रुपीस था। न्याजी साहब की गवर्नमेंट आई अक्टूबर 2019 में, जो पेट्रोल का रेट है वो 113 रुपए और 24 पैसे हो गया। और अब जो करंट नवंबर 2020 में जो रेट है 102 रुपए 40 पैसे, और अक्टूबर का जो रेट है वो 103 रुपए 97 पैसे था। इसी तरह जो डॉलर के रेट्स हैं कि जो एक डॉलर है वो कितने रुपए के इक्वल है, इसके लिए आप ये देखिए एक्सचेंज रेट्स। ये एक्सचेंज रेट की मेरे पास एक लॉन्ग लिस्ट अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2017 में एक डॉलर 104 रुपए और 22 पैसे का था। इसी तरह फरवरी 2017 में 105 रुपए का था। 2016 में 104 रुपए का था। 2015 में 105 रुपए का और 104 रुपए का था। 2015 में अगेन 101 रुपए का था। तो आप देख सकते हैं कि एनॉमली बहुत कम थी, एक पैटर्न चल रहा था, और उस पैटर्न में एनॉमली ज्यादा नहीं थी। ये आप दोबारा देखिए अप्रैल 2017 में 104 रुपए का डॉलर, और 2018 में 110 रुपए का डॉलर, अगस्त 2018 में 122 रुपए का डॉलर। ये आप देखिए कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया उसके बाद जो डॉलर के प्राइस थे खासकर 2018 में, उसके बाद क्या बना। और ये सब न्याजी साहब की हुकूमत का दौर चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2020 नवंबर और अक्टूबर में 159 रुपीस से 168 रुपीस तक जो है वो इसका रेट गया है, और करंटली जो डॉलर का रेट है वो 160 161 के राउंड अबाउट चल रहा है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेट की। 2018 में जो डेट था पाकिस्तान पे वो तकरीबन 90.9 बिलियन डॉलर्स था, जबकि अब 2020 में न्याजी साहब की गवर्नमेंट आने के बाद जो टोटल डेट है वो 112.9 बिलियन डॉलर्स है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने 2 साल में जो डेट लिया है वो 21.94 बिलियन डॉलर्स है अप्रोक्सीमेटली। 2 साल में इतना डेट, इसकी मिसाल पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के करप्शन रैंक की, जो कि वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स होता है। उसके मुताबिक पाकिस्तान 2016 में करप्शन में 116 नंबर पे था, 2014 में 117 नंबर पे था, फिर 17-18 में 117 नंबर पे रहा। जबकि न्याजी साहब की जब गवर्नमेंट आई तो 2019 और 20 में पाकिस्तान का नंबर 120 हो गया। और न्याजी साहब तो इस मैनिफेस्टो पे आए थे कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन उनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का जो करप्शन रैंक है वो इंक्रीज कर गया 3 पॉइंट्स, 117 से 120 पे चला गया। तो इस इंडिकेटर में भी आप देखिए कि पाकिस्तान तनज्जुली का शिकार हुआ। लास्ट इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में, जनवरी 2017 में जो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी वो मलाइशियन रिंगिट था। मलाइशियन रिंगिट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया। लेकिन 2019 में न्याजी साहब की गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तानी रुपी had become the worst performing currency of Asia. तो ये मैंने आपसे
तमाम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स शेयर किए हैं, जिसमें आपने देखा है कि नियाजी साहब की हुकूमत से पहले पाकिस्तान की ग्रोथ का ट्रेंड क्या था, और नियाजी साहब की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन जिस तरीके से हिट की गई और उसे ब्रेक किया गया और पाकिस्तान के आवाम को सबसिस्टेंस लेवल पे लाने की कोशिश की गई, वो आपके सामने है। अब ये सब किसने किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने आपको अपने 11 अगस्त 2018 के सेशन में डिटेल से बताया था कि कौन पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है और पाकिस्तान की आवाम को सबसिस्टेंस लेवल पे लाना चाहता है और उसके मकासद क्या है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ ने किन अनासिर को इस तमाम सूरत हाल जो पाकिस्तान तबाही और तनज़्ज़ुली की तरफ गया, तो मियाँ नवाज शरीफ ने किन अनासिर को इसका जिम्मेदार ठहराया, ये आपको मालूम है और आप सुनिए। इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। अब ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये तो एक सिंबॉलिक बात है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मोहरे हैं जो किसी के कहने पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे नियाजी साहब के बारे में हम सबको पता है कि हमारे नेशनल हीरो हकीम मोहम्मद सईद ने जापान कहानी में इमरान खान नियाजी की हुकूमत का जो नक्शा खींचा था कि कौन उसको लेके आएंगे, वो हम सबके सामने है। एंड हकीम मोहम्मद सईद हैड पेड फॉर दैट बुक एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान नियाजी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे ये फ्रीमेसन्स के हाथ में पपेट बना। और फिर आगा शोरश कश्मीरी ने अपनी किताब तहरीक खत्म नबूवत में भी इस चीज का जिक्र किया था कि करतारपुर कॉरिडोर को कब, कौन और किसके कहने पे ओपन करेगा। तो वो सब कुछ आप देख चुके हैं। हमने भी अपनी 11 अगस्त 2018 के सेशन में आपको डिटेल से बताया था कि कौन से अनासर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से अनासर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस सूरत हाल में पहुंचाया है। मियाँ नवाज शरीफ जिनका नाम ले रहे हैं, वो तो सिर्फ मोहरे हैं। तो भाइयों, सिंपल द रूल ऑफ बेनिफिशियरी अप्लाई करें। पाकिस्तान की इस सूरत हाल से किसका फायदा है? नंबर 1 इजराइल, नंबर 2 इंडिया। तो आपको पता चल जाएगा कि इस तमाम खेल को रचाने का मकसद पाकिस्तान को 5.5 एंड 5.8 के जीडीपी से नेगेटिव जीडीपी में लाने का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो इजराइल और इंडिया है। क्योंकि इजराइल और इंडिया आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है। पाकिस्तान जितना ताकतवर होगा, इजराइल को उतना ही थ्रेट रहेगा, इंडिया को उतना ही थ्रेट रहेगा। तो ये एक इंटरनेशनल गेम थी जो प्ले की गई, और अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह पाकिस्तान के ही बहुत से किरदार जो हमेशा से अमेरिका के लिए मार्शल लॉ लगाते आ रहे हैं। आप कभी इस बात पर गौर कीजिए, उधर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और उधर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। उधर अमेरिका ने रशिया से जंग करनी थी, तो इधर उनकी मदद के लिए जियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक करना था और इधर जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ डी चौक ने पाकिस्तान पे मार्शल लॉ लगा दिया। तो आपको अब ये बात रोजे रोशन की तरह अय्यां हो जानी चाहिए
कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों में से ही ये तमाम लोग जो आज तक जनरल ग्रेसी और जनरल मेसरवी और सिकंदर मिर्जा के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को स्टेबल होता नहीं देख सकते। और मैंने आपको बता दिया कि अल्टीमेटली ये सब कुछ इजराइल ने करवाया और इजराइल ही इसके पीछे था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।